डाणियां चलती कैसे हैं ये सोचना ही मतलब काफी रोमांचक है ना। हाँ बिल्कुल। बाहर से देखो तो बस एक मशीन दिखती है, पर अंदर न जाने कितने सारे पुर्जे एक साथ मिलकर काम करते हैं। सही बात है। तो आज जरा इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर कार के जो मेन सिस्टम है, इंजन, ड्राइव ट्रेन, फ्यूल और कूलिंग सिस्टम, जी ये असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं गाड़ी के दिल से, यानी कि इंजन से। इंजन, हाँ। ज्यादातर गाड़ियों में आजकल इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है। इंटरनल कंबस्टन, हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है कि ईंधन जो फ्यूल है जी, वो इंजन के अंदर ही जलता है और उसी से ताकत पैदा होती है। अच्छा। तो ये जलने की प्रक्रिया इंजन के अंदर होती कैसे है? कौन से हिस्से इसमें मतलब मेन रोल प्ले करते हैं? देखिए, इसमें मुख्य चीजें हैं पिस्टन और सिलेंडर। इंजन ब्लॉक होता है ना, उसमें खोखले सिलेंडर होते हैं और इनके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे चलते हैं। ठीक है। तो जब फ्यूल और हवा का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है और स्पार्क प्लग उसे जलाता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती। हाँ, तो एक छोटा सा धमाका होता है। इसे कंबशन कहते हैं। ये धमाका पिस्टन को जोर से नीचे की तरफ धकेलता है। अच्छा, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है, पर ये ऊपर नीचे की हरकत पहियों को गोल गोल कैसे घुमा देती है? ये तो सीधी लाइन में हो रहा है। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। यहीं पर काम आता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट, हाँ, पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड नाम की छड़ से क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। तो जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है, वो इस रॉड की मदद से क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। ओह, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइकिल में पेडल मारते हैं ना, तो वो पहिए को घुमाता है। अच्छा, तो ये सीधी हरकत घूमने वाली ताकत बन गई। बिल्कुल। और यही घूमने वाली शक्ति फिर आगे पहियों तक जाती है। और इंजन में वो वॉल्व और कैमशाफ्ट भी होते हैं ना, उनका क्या काम है इस पूरी प्रक्रिया में? हाँ, वॉल्व्स आप समझ लीजिए छोटे दरवाजों की तरह हैं जो इंजन हेड में लगे होते हैं। दरवाजे? हाँ, एक दरवाजा होता है इनटेक वॉल्व, जो सही समय पर खुलता है ताकि फ्यूल और हवा का मिक्सचर अंदर आ सके। ठीक है। और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व, जो जले हुए धुएं को बाहर निकालने के लिए खुलता है। ओके। और कैमशाफ्ट? कैमशाफ्ट इन वॉल्व्स को कंट्रोल करता है। वो घूमता है और उसके ऊपर बने खास आकार के लोब्स इन वॉल्व्स को ठीक समय पर दबाकर खोलते और बंद करते हैं। अच्छा, टाइमिंग सेट करता है मतलब। हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है। कैमशाफ्ट खुद क्रैंकशाफ्ट से एक टाइमिंग बेल्ट या चेन से जुड़ा होता है ताकि सब कुछ एकदम सिंक में रहे। समझ गया। तो इंजन ने ताकत बना दी, अभी ताकत पहियों तक पहुंचती कैसे, मतलब जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है? ये काम है ड्राइव ट्रेन का। ड्राइव ट्रेन? हाँ, ड्राइव ट्रेन में कई हिस्से होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन, ड्राइव शाफ्ट और डिफरेंशियल। ट्रांसमिशन तो गियर बॉक्स हुआ ना? हाँ, वही। ट्रांसमिशन का काम गियर बदलकर इंजन की स्पीड और टॉर्क को पहियों की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे गाड़ी शुरू करते टाइम या चढ़ाई पर ज्यादा ताकत चाहिए होती है, स्पीड कम, तो निचला गियर लगता है। और हाईवे पर तेज चलना है तो ऊंचा गियर लगता है, स्पीड ज्यादा, ताकत थोड़ी कम। ठीक है। और ये जो कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव, उसका क्या मतलब है? वो बस ये बताता है कि इंजन की ताकत किन पहियों को जा रही है। रियर व्हील ड्राइव या RWD में ताकत पिछले पहियों को जाती है। अच्छा। इसमें अक्सर इंजन से पीछे तक एक लंबा शाफ्ट जाता है जिसे ड्राइव शाफ्ट कहते हैं। और फ्रंट व्हील ड्राइव? फ्रंट व्हील ड्राइव या FWD में ताकत अगले पहियों को मिलती है। इसमें इंजन और ट्रांसमिशन, जिसे ट्रांस एक्सल कहते हैं, वो आगे ही फिट होता है। ओके। दोनों ही सिस्टम में डिफरेंशियल नाम का पुर्जा बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल? हाँ, ये वो गियर बॉक्स जैसा होता है जो पहियों को अलग अलग रफ्तार से घूमने देता है। अलग अलग रफ्तार से? क्यों? जब गाड़ी मुड़ती है ना, तो अंदर वाला पहिया कम दूरी तय करता है और बाहर वाला ज्यादा। हाँ, सही बात है। तो डिफरेंशियल उन्हें अलग स्पीड्स पर घूमने देता है ताकि गाड़ी आराम से मुड़ जाए, बिना इसके टायर्स घिसेंगे और मोड़ना मुश्किल होगा। काफी जरूरी चीज है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर इस पूरी प्रक्रिया के लिए फ्यूल मतलब ईंधन, उसका इंजन तक पहुंचना भी तो जरूरी है। फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है? हाँ, फ्यूल सिस्टम का मुख्य काम है फ्यूल टैंक से ईंधन लेना, उसे साफ करना और हवा के साथ सही मात्रा में मिलाकर इंजन तक पहुंचाना। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले फ्यूल टैंक होता है जहां पेट्रोल या डीजल स्टोर होता है। फिर एक फ्यूल पंप होता है। पंप? हाँ, ये ईंधन को टैंक से खींचकर आगे पाइप्स में भेजता है। रास्ते में एक फ्यूल फिल्टर भी होता है।
फिल्टर गंदगी साफ करने के लिए? बिल्कुल, ताकि इंजन में साफ फ्यूल जाए। फिर फ्यूल या तो कार्बोरेटर में जाता है या फ्यूल इंजेक्टर में। हाँ, एक कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन, इसमें क्या फर्क है? पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर होता था शायद। हाँ, कार्बोरेटर एक तरह से मैकेनिकल मिक्सर था। वो हवा और फ्यूल को इंजन में भेजने से पहले मिलाता था। सिंपल था, पर बहुत सटीक नहीं होता था। अच्छा। फ्यूल इंजेक्शन ज्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट तरीका है। इसमें इंजेक्टर नोजल होते हैं जो फ्यूल का बारीक स्प्रे करते हैं। सीधे इंजन में? ज्यादातर सीधे इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में जहां हवा आ रही होती है, या कुछ एडवांस्ड इंजनों में सीधे सिलेंडर के अंदर ही। ओके। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन यानी EFI सिस्टम आता है। इसे एक छोटा कंप्यूटर कंट्रोल करता है, जिसे ECU कहते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर गाड़ी में? हाँ, यह ECU कई सेंसर से जानकारी लेता है, जैसे इंजन की स्पीड क्या है, कितनी हवा अंदर आ रही है, तापमान कितना है, एक्सेलरेटर कितना दबा है। अरे वाह। और उस सब के आधार पे ये तय करता है कि कितना फ्यूल स्प्रे करना है, एकदम सटीक मात्रा में। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे माइलेज बेहतर मिलता है, पावर अच्छी मिलती है और प्रदूषण भी कम होता है। ये कंप्यूटर 1 सेकंड में कई बार फ्यूल की मात्रा को एडजस्ट कर सकता है। कमाल है। अच्छा, इंजन में लगातार धमाके हो रहे हैं, कंबशन हो रहा है, तो जाहिर है वो बहुत गर्म हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। तो उसे ठंडा कैसे रखा जाता है, वरना तो पिघल ही जाए। बिल्कुल सही कहा। और अगर इंजन ज्यादा गर्म हो जाए, जिसे ओवरहीटिंग कहते हैं, तो वो सीज हो सकता है। मतलब उसके अंदर के पार्ट्स खराब होकर जाम हो सकते हैं। तो इसके लिए कूलिंग सिस्टम है? एग्जैक्टली। कूलिंग सिस्टम बहुत बहुत जरूरी है। ये इंजन को उसके सही ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर बनाए रखता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? पानी? पानी और एंटी फ्रीज का मिक्सचर, इसे कूलेंट कहते हैं। एंटी फ्रीज पानी को जमने से रोकता है और उबलने का पॉइंट भी बढ़ा देता है, साथ ही जंग लगने से भी बचाता है। ठीक है, और ये कूलेंट इंजन को ठंडा कैसे करता है? प्रक्रिया क्या है? इसमें एक वाटर पंप होता है जो इंजन के चलने पर इस कूलेंट को लगातार इंजन के अंदर बने खास रास्तों में घुमाता रहता है। इन रास्तों को वाटर जैकेट कहते हैं। कूलेंट इन गर्म हिस्सों से गर्मी सोख लेता है, फिर ये गर्म कूलेंट पाइप्स के जरिए गाड़ी के सामने लगे रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर? हाँ, वो जाली जैसा जो दिखता है। हाँ, रेडिएटर में बहुत सारी पतली पतली नलियां होती हैं और उनके बीच हवा पास होने के लिए फिन्स लगे होते हैं, मतलब पतली पत्ती। ओके। जब गाड़ी चलती है तो बाहर की हवा इन फिन्स और नलियों से टकराती है और कूलेंट की गर्मी को उड़ा ले जाती है। इससे कूलेंट ठंडा हो जाता है। और अगर गाड़ी रुकी भी हो, जैसे ट्रैफिक में, तब तो हवा नहीं लगेगी? बिल्कुल। उस स्थिति के लिए रेडिएटर के पीछे एक बड़ा सा पंखा लगा होता है, कूलिंग फैन। हाँ, देखा है। जब जरूरत होती है, खासकर जब गाड़ी धीमी चल रही हो या रुकी हो, तो ये फैन अपने आप चालू हो जाता है और हवा खींचकर रेडिएटर के पार फेंकता है, जिससे कूलेंट ठंडा होता रहता है। ऑटोमेटिक होता है ये? हाँ, सेंसर तापमान देखकर इसे कंट्रोल करते हैं। फिर ठंडा हुआ कूलेंट वापस इंजन में चला जाता है गर्मी सोखने के लिए। अच्छा। और ये साइकिल चलता रहता है। इसमें थर्मोस्टेट का भी नाम सुना है। हाँ, थर्मोस्टेट एक वाल्व की तरह है जो कूलेंट के बहाव को कंट्रोल करता है। जब इंजन ठंडा होता है, जैसे सुबह स्टार्ट करते वक्त, तो ये वाल्व बंद होता है ताकि कूलेंट रेडिएटर में न जाए और इंजन जल्दी अपने सही तापमान पर पहुंच जाए। अच्छा, ताकि इंजन जल्दी गर्म हो। हाँ, और जब इंजन गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट खुल जाता है और कूलेंट को रेडिएटर में जाने देता है ताकि तापमान कंट्रोल में रहे। समझ गया। मतलब ये तापमान को रेगुलेट करता है? बिल्कुल। और यही गर्म कूलेंट जो इंजन से निकलता है ना, वो होज पाइप्स के जरिए एक और छोटी सी जगह जाता है, हीटर कोर। हीटर कोर? हाँ, ये गाड़ी के डैशबोर्ड के पीछे लगा होता है। ये एक छोटे रेडिएटर जैसा ही होता है। अच्छा, तो कार का हीटर इससे चलता है? बिल्कुल। जब हम कार का हीटर ऑन करते हैं तो एक ब्लोअर फैन हवा को इस गरम हीटर कोर के ऊपर से फेंकता है और वो गरम हवा फिर वेंट्स के जरिए गाड़ी के केबिन में आती है और हमें गरम रखती है। अरे वाह, मतलब इंजन की गर्मी का इस्तेमाल केबिन गर्म करने में भी हो जाता है? हाँ, ये उसका एक बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज जरा गाड़ी के अंदर झांकते हैं, उन हिस्सों पर बात करते हैं जो उसे चलाते हैं, मोड़ते हैं, रोकते हैं
और कह सकते हैं कि जिंदा रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये सब अलग अलग पुर्जे मतलब लोहा, रबर, ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा सफर आरामदायक और सेफ हो सके। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं उस बेस से, उस ढांचे से जो सब कुछ संभाले रखता है। हाँ, मतलब वो फ्रेम की बात कर रहे हैं आप, जिस पर पूरी गाड़ी टिकी होती है। मैंने सुना है आजकल वो कुछ अलग होता है पहले से। सही पकड़ा, वो फ्रेम ही है। पहले क्या होता था, एक मजबूत सा अलग फ्रेम होता था और उसके ऊपर गाड़ी की बॉडी फिट की जाती थी। उसे प्लेटफॉर्म डिजाइन कहते थे। ओके। पर आजकल ज्यादातर कारों में यूनिबॉडी डिजाइन होता है। इसमें मतलब फ्रेम और बॉडी एक ही यूनिट होते हैं। अच्छा, एक ही साथ। हाँ, इसका फायदा है कि वजन कम होता है, बनाने में भी शायद थोड़ा आसान रहता है, तो गाड़ी की माइलेज वगैरह बेहतर हो सकती है। हाँ, पर एक बात है, बड़ी टक्कर के बाद इसकी मरम्मत थोड़ी मुश्किल हो सकती है पुराने वाले डिजाइन के मुकाबले। अच्छा, तो ये फ्रेम वजन संभालता है, लेकिन रास्ते तो हमारे यहाँ ऊबड़ खाबड़ होते ही हैं, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, इनसे कैसे बचाव होता है? वो आराम वाला फील कहाँ से आता है? उसके लिए गाड़ी में होता है सस्पेंशन सिस्टम, बहुत जरूरी हिस्सा है ये। हाँ? इसका काम सिर्फ झटके सोखना नहीं है। ये टायरों को सड़क से चिपकाए भी रखता है, खासकर जब गाड़ी मुड़ रही हो या ब्रेक लगा रहे हो। अच्छा, कंट्रोल के लिए भी? बिल्कुल। इसमें आपको मिलेंगी स्प्रिंग्स, जैसे वो गोल वाली कॉइल स्प्रिंग, या फिर ट्रकों में देखी होंगी पत्ती वाली लीफ स्प्रिंग्स। हाँ, देखिए। और साथ में होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। स्प्रिंग तो झटका सह लेती है, पर गाड़ी उछलती रह सकती है। शॉक एब्जॉर्बर उस उछाल को फौरन शांत करते हैं। मतलब गाड़ी स्टेबल रहती है? हाँ, वरना नाव की तरह हिचकोले खाएगी। और एक स्टेबलाइजर बार भी होता है, वो मोड़ पर गाड़ी को एक तरफ ज्यादा लुढ़कने से रोकता है। समझ गई। तो सस्पेंशन, आराम और कंट्रोल दोनों के लिए जरूरी है। अब गाड़ी को मोड़ना कैसे है? स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो पहिए कैसे मुड़ जाते हैं? वो है स्टीयरिंग सिस्टम का कमाल। ज्यादातर गाड़ियों में आजकल रैक एंड पिनियन सिस्टम चलता है। रैक एंड पिनियन? हाँ, आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो एक छोटा गियर होता है, पिनियन, वो घूमता है। वो एक दांतेदार रॉड, जिसे रैक कहते हैं, उसको सरकाता है। अच्छा। और उस रैक से पहिए जुड़े होते हैं तो मुड़ जाते हैं। सिंपल है। सुनने में सिंपल है, पर स्टीयरिंग घुमाना, खासकर पार्किंग के टाइम, भारी लगता है कभी-कभी। हाँ, इसीलिए तो है पावर स्टीयरिंग। पहले हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रेशर से मदद मिलती थी, पर अब ज्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। ओह, इलेक्ट्रिक? हाँ, वो स्टीयरिंग को एकदम हल्का बना देती है। बिना इसके तो पार्किंग में अच्छी खासी कसरत हो जाए। सही कहा। और ये सब हिस्से, सस्पेंशन और स्टीयरिंग, पहियों से जुड़ते कैसे हैं? मतलब पहिया ऊपर नीचे भी होता है, मुड़ता भी है। उसके लिए मजबूत लेकिन लचीले जॉइंट्स होते हैं, जैसे बॉल जॉइंट्स। ये सस्पेंशन और स्टीयरिंग के हिस्सों को पहिए से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और फिर आखिर में आते हैं पहिए और टायर। पहिया मतलब वो रिम जिस पर टायर फिट होता है, और टायर ही वो चीज है जो गाड़ी को सड़क से जोड़ती है। ग्रिप, सब कुछ है। बिल्कुल। इसीलिए टायरों पर अलग अलग डिजाइन या ट्रेड पैटर्न बने होते हैं। कोई पानी निकालने के लिए, कोई कीचड़ के लिए, कोई बर्फ के लिए। सही टायर होना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, गाड़ी चल पड़ी, मुड़ भी गई, अब सबसे जरूरी काम उसे रोकना। ब्रेक्स कैसे काम करते हैं? ब्रेकिंग सिस्टम का फंडा सीधा है, घर्षण, फ्रिक्शन, रगड़ पैदा करके पहियों को धीमा करना या रोकना। आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो मास्टर सिलेंडर से एक खास तेल, हाइड्रोलिक फ्लूइड, पाइपों के जरिए पहियों तक प्रेशर भेजता है। और पहियों पर क्या लगा होता है? मैंने डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में सुना है। हाँ, दो मेन टाइप हैं। डिस्क ब्रेक में पहिए के साथ एक डिस्क घूमती है और ब्रेक पैड उसे दोनों तरफ से क्लैंप की तरह दबाते हैं, जैसे साइकिल में होता है। अच्छा। ये ज्यादा असरदार होते हैं, गर्मी भी जल्दी निकालते हैं, इसलिए ज्यादातर आगे के पहियों में यही होते हैं। ड्रम ब्रेक थोड़े पुराने टाइप के हैं। इसमें पहिए के अंदर एक ड्रम होता है और ब्रेक शूज अंदर से फैलकर उसे रोकते हैं। और आजकल वो ABS का बहुत जिक्र होता है, वो क्या चीज है? एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। ये एक सेफ्टी फीचर है। जब आप जोर से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ये पहियों को एकदम जाम नहीं होने देता, लॉक नहीं होने देता। हाँ, वो तेजी से पहियों को लॉक अनलॉक करता है। इससे गाड़ी फिसलती नहीं है और आप उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ, एक बात और, ABS हमेशा रुकने की दूरी कम करेगा जरूरी नहीं, खासकर बजरी जैसी सतह पर, लेकिन कंट्रोल जरूर बेहतर रखता है। और हाँ, खड़ी गाड़ी को लुढ़कने से रोकने के लिए पार्किंग ब्रेक होता है। हैंड ब्रेक? हाँ, वही हैंड ब्रेक या पैर से दबाने वाला, वो केबल से चलता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से अलग। कमाल है, कितना कुछ है गाड़ी में, चलना, मुड़ना, रुकना। पर ये सब शुरू कैसे होता है? मतलब चाबी घुमाते ही इंजन कैसे स्टार्ट हो जाता है? लाइटें, हॉर्न, ये सब जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। इसकी जान है बैटरी, जो बिजली जमा करके रखती है। जब आप चाबी घुमाते हैं
तो स्टार्टिंग सर्किट एक्टिव होता है। बैटरी से करंट जाता है स्टार्टर मोटर में और वो मोटर इंजन को घुमाकर स्टार्ट कर देती है। अच्छा, एक बार इंजन स्टार्ट हो गया फिर बैटरी खत्म नहीं होती? नहीं, क्योंकि तब चार्जिंग सर्किट अपना काम शुरू कर देता है। इंजन चलने लगता है तो वो अल्टरनेटर नाम के एक पुर्जे को घुमाता है। अल्टरनेटर? हाँ, ये बिजली बनाता है। मजे की बात यह है कि अल्टरनेटर एसी करंट बनाता है, जिसे फिर गाड़ी के सिस्टम के लिए डीसी में बदला जाता है। ओह! यही बिजली बैटरी को वापस चार्ज करती रहती है और गाड़ी की बाकी सारी बिजली वाली चीजें, लाइट, हॉर्न, वाइपर, म्यूजिक सिस्टम, सब चलाती है। वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर भी होता है। और हाँ, इंजन चलता रहे इसके लिए इग्निशन सर्किट स्पार्क प्लग को करंट भेजता रहता है। स्पार्क प्लग फ्यूल जलाने के? बिल्कुल। और अगर कभी कोई गड़बड़ हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए, हाँ, तो क्या होता है? उसके लिए लगे होते हैं छोटे छोटे गार्ड, फ्यूज। ये एक पतली सी तार होती है। जैसे ही किसी सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट आता है, ये तार पिघल जाती है और सर्किट बंद। मतलब कनेक्शन काट देती है? हाँ, ताकि वायरिंग या कोई महंगा पुर्जा खराब ना हो। ये सब फ्यूज एक फ्यूज बॉक्स में लगे होते हैं। सोचिए कितनी छोटी सी चीज है, पर कितने बड़े नुकसान से बचा लेती है। वाकई कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, गाड़ी का ढांचा और सस्पेंशन उसे संभालते हैं और आराम देते हैं, स्टीयरिंग उसे दिशा दिखाता है, ब्रेक उसे सुरक्षित रोकते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसे पावर देता है, जान डालता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एक जटिल लेकिन बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो मिलकर काम करता है। हर पुर्जा अपना काम कर रहा है ताकि हम चल सकें। एग्जैक्टली। उम्मीद है गाड़ी के इन बुनियादी हिस्सों पर ये जो बातचीत हुई, ये सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। क्या ये जानकारी साफ थी, समझने में आसान थी? हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपके कोई सुझाव है कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।